नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के एक बहुत ही प्रभावशाली दौर पर थोड़ी गहरी नजर डालेंगे। गुप्त साम्राज्य, और खास तौर पर उन शासकों पर जो समुद्रगुप्त से लेकर स्कंदगुप्त तक हुए। हमारा आधार है एक स्रोत जिसका शीर्षक है गुप्त शासक समुद्रगुप्त से स्कंदगुप्त तक। देखिए, मकसद सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, कब हुआ। हम समझना चाहते हैं कि इन शासकों की सोच क्या थी, उनकी रणनीतियां, उनकी सांस्कृतिक देन क्या रही, कैसे साम्राज्य बना, कैसे फैला, और वो स्वर्णिम युग वाली बात क्यों आती है, और फिर अंत कैसे हुआ। तो आइए जरा परत दर परत इसे खोलते हैं। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ लड़ाइयों और जीतों का दौर नहीं था। कला, साहित्य, विज्ञान, इनमें भी गजब की तरक्की हुई। हम स्रोतों के आधार पर ही बात करेंगे, कैसे इन शासकों ने अपने से पहले वालों से अलग राह चुनी। जैसे आपने अशोक का जिक्र किया, और फिर समुद्रगुप्त, दोनों की नीतियों में जमीन आसमान का फर्क था। हाँ, ये विरोधाभास ही तो दिलचस्प है। तो चलिए समुद्रगुप्त से ही शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे और उत्तराधिकारी थे, और इनकी माँ कुमार देवी वो लिच्छवी वंश की थीं। इसलिए वो खुद को बड़े गर्व से लिच्छवी दौहित्र कहते थे। मतलब ननिहाल का कनेक्शन इस्तेमाल किया है ना, राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए। हाँ बिल्कुल। और ये भी सुनने में आता है कि उनका असल नाम शायद कांच था। उनकी जो सोच थी साम्राज्य बढ़ाने की, वो अशोक की धम्म नीति से एकदम उल्टी थी। अशोक ने तो युद्ध छोड़ दिया था, नैतिक जीत पर जोर दिया, पर समुद्रगुप्त नहीं। उनके लिए सैन्य विजय, साम्राज्य का विस्तार, यही सब कुछ था। सीधी शक्ति प्रदर्शन की नीति। तो उत्तर भारत, जिसे स्रोतों में आर्यावर्त कहा गया है, वहां तो उन्होंने कई राज्यों को जीता और सीधा अपने साम्राज्य में मिला लिया, एकदम डायरेक्ट कंट्रोल। लेकिन दक्षिण भारत यानी दक्षिणावर्त, वहां रवैया कुछ अलग था ना। आपने सही पॉइंट पकड़ा। दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया तो सही, लेकिन उनके राज्य छीने नहीं। उनसे बस ये कहा कि हमारी अधीनता मान लो और टैक्स देते रहो। इसे अक्सर धर्म विजय कहते हैं, पर ध्यान रहे, ये अशोक वाली धम्म विजय से बिल्कुल अलग थी। यहाँ धर्म का मतलब शायद राजधर्म से था, कि राजा का कर्तव्य है हारे हुए को जीवन दान देना, अगर वो अधीनता मान ले। और शायद प्रैक्टिकल भी था, इतनी दूर सीधे कब्जा रखना मुश्किल होता। और इन्हीं सब जीतों की वजह से इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कह दिया। ये उपाधि तो खैर बहुत मशहूर है। हालांकि इस पर बहस भी होती है कि क्या ये तुलना सही है, मतलब किसी यूरोपीय हीरो से तुलना करना कितना जायज है। ये सवाल बहुत जरूरी है। नेपोलियन कहने से उनकी सैन्य क्षमता तो दिखती है, पर समुद्रगुप्त सिर्फ योद्धा तो नहीं थे। उनके और भी पहलू थे, सांस्कृतिक योगदान वगैरह, वो शायद छिप जाते हैं। उनकी जीत का सबसे पक्का और डिटेल्ड ब्यौरा हमें मिलता है प्रयाग प्रशस्ति से। इसे लिखा था उनके दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन ने, और ये इलाहाबाद के स्तंभ पर खुदी हुई है। हरिसेन का पद भी देखिए, महासंघ्य विग्राहक, यानी युद्ध और शांति दोनों के मंत्री। कितनी जटिल कूटनीति और प्रशासन रहा होगा। और मजे की बात, उसी स्तंभ पर बाद में मुगल बादशाह जहांगीर का भी लेख है। मतलब वो जगह लगातार महत्वपूर्ण बनी रही। स्रोतों में एक और बात मिलती है, थोड़ी काव्यात्मक सी, कि पुराण कहते हैं समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। अब ये सचमुच तो नहीं होगा, पर इसका मतलब क्या है? हाँ, ये एक अलंकार है, मतलब उनके प्रभाव की विशालता दिखाने के लिए। शायद बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर की तरफ इशारा है। ये दिखाता है कि उनका दबदबा लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था। शायद हर जगह सीधा शासन ना हो, पर असर पूरा था। और इसी प्रभुत्व को दिखाने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया, अश्वमेध कर्ता की उपाधि ली, और विक्रमांक जैसी उपाधि भी, जो उनके पराक्रम को दिखाती है। और कमाल की बात यह है कि वो सिर्फ योद्धा नहीं, कवि राज भी कहलाए। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने कृष्ण चरित्र नाम का एक काव्य ग्रंथ भी लिखा था। तो मतलब एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी थे, विजेता भी, शासक भी और कला प्रेमी भी। बिल्कुल। और ये कला प्रेम उनके सिक्कों पर भी झलकता है। कुछ सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, संगीत का शौक था। तो कुछ पर सैनिक वेश में, उनके जमाने में मयूर शैली के सिक्के भी चले थे। और हाँ, धार्मिक सहिष्णुता भी थी। बौद्ध विद्वान वसुबंधु को उन्होंने संरक्षण दिया था। यहाँ तक कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोधगया में बौद्ध विहार बनाने की इजाजत मांगी, तो उन्होंने खुशी खुशी दे दी। ये सिर्फ उनकी उदारता नहीं दिखाता, बल्कि उस समय भारत के इंटरनेशनल रिलेशन और रुतबे को भी दिखाता है। समुद्रगुप्त के बाद कौन आया?
इस पर स्रोत थोड़ा सा उलझा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि एक शासक थे रामगुप्त जो कुछ समय के लिए गद्दी पर बैठे, पर उन्हें ज्यादा योग्य नहीं माना जाता। हाँ, और उनसे जुड़ी एक कहानी भी है, काफी ड्रामेटिक। विशाखदत्त का नाटक है देवी चंद्रगुप्तम। उसमें कुछ इशारा मिलता है। कहते हैं कि शक हमलावरों से वो अपनी पत्नी ध्रुव देवी को बचा नहीं पाए, तो उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त ने मामला संभाला, शकों को हराया, फिर रामगुप्त को हटा दिया, ध्रुव देवी से शादी कर ली और खुद राजा बन गए। वाह! अब ये कहानी है या सच कहना मुश्किल है, पर ये उस समय की राजनीतिक उठापटक जरूर दिखाता है। और यहीं से एंट्री होती है गुप्त इतिहास के एक और महान शासक के, चंद्रगुप्त द्वितीय। उन्होंने वो काम पूरा किया जो शायद रामगुप्त नहीं कर पाए, शकों का पूरी तरह सफाया कर दिया। ये बहुत बड़ी मिलिट्री अचीवमेंट थी। पश्चिम भारत में गुप्त सत्ता एकदम मजबूत हो गई और इसी जीत के बाद उन्होंने उपाधि ली विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, ये उपाधि तो भारतीय इतिहास और कहानियों में एकदम अमर है। इसका मतलब सिर्फ पराक्रम का सूरज नहीं है, ये न्याय, वीरता, विद्वत्ता, इन सब का प्रतीक बन गई। स्रोत कहते हैं कि कुल 14 शासकों ने ये उपाधि ली, पर चंद्रगुप्त द्वितीय शायद सबसे मशहूर हैं। उन्हें शकारी यानी शकों का दुश्मन और देवगुप्त भी कहते थे। और उन्होंने परम भागवत की उपाधि भी ली। ये महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि वो वैष्णव धर्म को मानते थे और उसे राजकीय संरक्षण भी देते थे। गुप्त काल को और खासकर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय को अक्सर हिंदू धर्म, उसमें भी वैष्णव मत के रिवाइवल का दौर माना जाता है। उनकी ये धार्मिक आस्था उनके सिक्कों पर भी दिखती है। जैसे चांदी के सिक्कों पर व्याघ्र शैली यानी बाघ का निशान मिलता है, शक्ति का प्रतीक। चंद्रगुप्त द्वितीय को उनके न्याय के लिए भी याद किया जाता है। कहानियों में उनके न्याय सिंहासन का बड़ा जिक्र है, पर शायद उनकी सबसे बड़ी पहचान है उनके दरबार के नवरत्न। हाँ, निश्चित रूप से वो सिर्फ 9 विद्वान नहीं थे, वो चंद्रगुप्त की महत्वाकांक्षा का प्रतीक थे कि उनका शासन सिर्फ सैन्य ताकत से नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कृति से भी जाना जाए। इनमें कौन कौन नहीं थे? महाकवि कालिदास, खगोल शास्त्री वराह मिहिर, आयुर्वेद के जानकार धन्वंतरी, डिक्शनरी बनाने वाले अमर सिंह, अलग अलग फील्ड के दिग्गज। ये उस जमाने की इंटेलेक्चुअल समृद्धि दिखाता है। और इसी माहौल को देखने शायद चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आए थे। कई साल रहे यहाँ और उन्होंने अपनी किताब फोक्यू की में उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, सबका बड़ा अच्छा ब्यौरा दिया है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने राजा का नाम सीधे सीधे नहीं लिखा, पर उनके वर्णन से एक अच्छे खासे समृद्ध राज्य की तस्वीर तो बनती ही है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गद्दी संभाली उनके बेटे कुमारगुप्त प्रथम ने। उनका समय ज्यादातर शांति का रहा, साम्राज्य की सीमाएं बनी रहीं। पर उनका एक काम ऐसा है जो आज भी याद किया जाता है, नालंदा महाविहार की स्थापना। हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो तो ज्ञान का एक इंटरनेशनल सेंटर बन गया था, खासकर बौद्ध धर्म की महायान शाखा के लिए। कभी कभी उसे महायान का ऑक्सफोर्ड भी कह देते हैं। इसकी स्थापना कुमारगुप्त के दौर की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है ना? हाँ, ये तुलना करते हैं लोग। हालांकि ये याद रखना चाहिए कि तक्षशिला इससे भी पुराना था। स्रोत कहते हैं राजा तक्ष ने बनवाया था, वो अब पाकिस्तान में है। लेकिन नालंदा की खासियत ये थी कि ये दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जहाँ छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल थे, बड़ी व्यवस्था थी। दूर दूर से लोग आते थे, चीन, कोरिया, तिब्बत, साउथ ईस्ट एशिया, छात्र भी विद्वान भी ज्ञान लेने। सोचकर ही बुरा लगता है कि ज्ञान के इतने बड़े केंद्र को बाद में नष्ट कर दिया गया। 12वीं सदी के आखिर में बख्तियार खिलजी का हमला, इतिहास भी क्या क्या दिखाता। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि सभ्यता की जो उपलब्धियां हैं वो कितनी नाजुक हो सकती हैं। खैर, कुमारगुप्त के शांत शासन के बाद गुप्त साम्राज्य पर उत्तर पश्चिम से एक बड़ा खतरा मंडराने लगा और इस चुनौती का सामना करने का जिम्मा आया उनके उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त पर। हुओं का आक्रमण। स्रोत बताते हैं कि ये मध्य एशिया की एक खानाबदोश और काफी बर्बर किस्म की जनजाति थी। इनके हमलों ने तो यूरोप से एशिया तक बड़े बड़े साम्राज्यों को हिला दिया था और स्कंदगुप्त ने बड़ी बहादुरी और समझदारी से इनके शुरुआती हमलों को नाकाम कर दिया। इसका जिक्र उनके जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ये गुप्त साम्राज्य को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। हाँ, हुणों को रोकना स्कंदगुप्त की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। बिल्कुल, उन्होंने न सिर्फ साम्राज्य बचाया बल्कि जूनागढ़ अभिलेख ये भी बताता है कि उन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई।
ये झील तो मौर्यों के जमाने की बनी हुई थी, तो ये उनके अच्छे प्रशासन और लोगों की भलाई की चिंता को भी दिखाता है, और ये भी कि पुरानी चीजों को सहेजने का काम भी हो रहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि हूणों का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। स्कंदगुप्त के बाद ये वंश धीरे धीरे कमजोर क्यों होने लगा? पतन क्यों शुरू हुआ? देखिए, स्कंदगुप्त की सफलता के बावजूद हूणों के हमले रुके नहीं, वो लगातार होते रहे, और शायद बाद के जो गुप्त शासक आए वो उतने काबिल नहीं थे कि इस प्रेशर को झेल पाते। साथ ही साम्राज्य के अंदर जो सामंत थे उनकी ताकत बढ़ने लगी थी, इससे जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो कमजोर होती गई। तो बाहर से हमले और अंदर से बिखराव, इन दोनों ने मिलकर गुप्त साम्राज्य के पतन को तेज कर दिया। बाद के शासकों में कोई और नाम है जो खास तौर पे याद रखने लायक हो? बाद के शासकों में भानुगुप्त का नाम आता है, पर एक दुखद वजह से। उनका एरन जो मध्य प्रदेश में है, वहां से एक स्तंभ लेख मिला है, लगभग 510 ईस्वी का। उसमें उनके एक सेनापति थे गोपराज, उनकी मृत्यु का और फिर उनकी पत्नी के सती होने का जिक्र है। इसे भारत में सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण माना जाता है। ये उस समय के समाज की एक झलक देता है। और इस महान वंश का अंत कैसे हुआ? आखिरी शासक कौन था? स्रोतों के मुताबिक गुप्त वंश का जो आखिरी ज्ञात शासक है वो विष्णुगुप्त था। स्कंदगुप्त के समय से जो गिरावट शुरू हुई थी वो चलती रही। हूणों के लगातार हमले और अंदरूनी फूट ने साम्राज्य को पूरी तरह से कमजोर कर दिया था। 6वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते वो शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य लगभग खत्म हो गया था। तो फिर क्या हुआ? इन हमलों और पतन के बाद सब कुछ बिखर गया? हाँ, गुप्त साम्राज्य के खंडरों पर कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य बन गए, सामंती ताकतें उभर आईं, केंद्रीय सत्ता तो खत्म ही हो गई। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण शक्ति थी थानेश्वर के पुष्यभूति वंश की, जिनसे आगे चलकर हर्षवर्धन जैसे बड़े राजा हुए। तो हाँ, एक तरह से एक युग का अंत हुआ और दूसरे की शुरुआत हुई। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या निकालें? हमने देखा कैसे समुद्रगुप्त ने अपनी फौजी ताकत और समझदारी से एक बड़ा साम्राज्य बनाया, साथ में संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का स्वर्णिम युग आया, कला साहित्य विज्ञान सब फले फूले, नवरत्न उनके दरबार में थे बिल्कुल। और फिर कुमार गुप्त का नालंदा जैसा तोहफा शिक्षा के लिए, और स्कंदगुप्त का वो अहम काम साम्राज्य को बाहरी हमले से बचाना। लेकिन साथ ही हमने ये भी देखा कि कैसे बाहरी दबाव, खासकर हूणों के हमले और शायद अंदरूनी कमजोरियां भी इतने ताकतवर साम्राज्य को ले डूबी। और भानुगुप्त के इरण अभिलेख जैसी चीजें हमें उस जमाने की सामाजिक हकीकतें भी दिखाती हैं। ये सब गुप्तकाल की शान और उसकी जटिलताओं दोनों को उजागर करता है। एक ऐसा दौर जिसने जीत भी देखी, संस्कृति का शिखर भी देखा, ज्ञान का उजाला भी देखा और आखिर में पतन भी देखा, और भारतीय इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी। अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर देखें तो ये कहानी वही है, राजवंशों का उठना और गिरना। ये एक चक्र है जो चलता रहता है। फौजी ताकत, अच्छा शासन, पैसे की बरकत, सांस्कृतिक माहौल और बाहरी खतरों से निपटने की काबिलियत, ये सब मिलकर किसी भी साम्राज्य की किस्मत तय करते हैं। गुप्तों ने कई मामलों में कमाल किया, पर आखिर में वो भी समय के बहाव और चुनौतियों से बच नहीं पाए। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। गुप्त शासकों की विरासत को देखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि किसी साम्राज्य की महानता सिर्फ उसकी जीतों से नहीं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक कामयाबियों से भी उतनी ही नापी जाती है? और कैसे ये दोनों चीजें अक्सर साथ साथ चलती हैं, लेकिन फिर भी बाहरी और अंदरूनी दबावों के आगे कमजोर पड़ सकती हैं?